नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, परीक्षा मंथन जो यूपी पीसीएस के लिए होती है, लक्ष्य 2 नाम से आती है, लक्ष्य के नाम से आती है। वो 2, 3, 4 इस तरह से सेगमेंट्स आती है। अगर आपको यूपी पीसीएस प्री क्रैक करना है तो अगर मेरा जो एक्सपीरियंस बताता है कि लक्ष्य जो किताब है, ये परीक्षा मंथन जो किताब है, ये बहुत इफेक्टिव है करंट अफेयर्स को लेकर। बहुत अच्छी क्वालिटी है, मेंटेन करते हैं ये लोग। आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। मार्केट में 120 के आसपास इसकी रेट आता है। आप चाहे तो आसपास खरीद सकते हैं, या नहीं मिल रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हैं। अमेजन से वो भी लगभग 120-122 रुपये की पड़ेगी। डिलीवर आपके घर पे कर देगा वो, लेकिन ले जरूर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि करंट अफेयर्स को लेकर बड़ा मसला रहता है, समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। तो परीक्षा मंथन मैंने पर्सनली यूज़ की है, तो आप भी परचेस कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको जो वीडियोस बना रहा हूँ, अब लगातार परीक्षा मंथन से ही मैं कुछ समरी निकाल कर आपको दे रहा हूँ, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दे रहा हूँ। ऑलरेडी 3 वीडियोस बन चुके हैं, चौथा वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो रहेगा क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, ऑनलाइन क्रैश कोर्स यूपी पीसीएस का चालू है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट, करंट अफेयर्स हर चीज़ आपको मिलेगी इसके अंदर। पूरी जिम्मेदारी आपकी हमारे पास होगी, कहीं आप कुछ और परचेस करने की जरूरत नहीं है। क्रैश कोर्स है, लगभग 100 दिन के अंदर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर आप जो फीस है इसकी 1000 रुपीज़ पर मंथ की फीस है, और अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो 8317040152 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं परीक्षा मंथन से। परीक्षा मंथन का चौथा है नेशनल इश्यूज़ के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी 3 वीडियोज़ बने थे नेशनल इश्यूज़ पे, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। दोस्तों, जब से प्रभात कुमार जी आए हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को तवज्जो मिलना शुरू हो गई है, ठीक है? तो थोड़ा पढ़िएगा इस तरह से, चाहे कोई भी सोर्स से पढ़ रहे हो, कि हर टॉपिक के 2-3 स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं फैक्चुअल पढ़ लिया, वो नहीं, एक लाइन वाला नहीं, थोड़ा स्टेटमेंट वाला, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, जिससे कि अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए तो आप इसे हैंडल कर सको, ठीक है? दोस्तों, देश का पहला सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो मुक्त होता है हवाई अड्डा कहाँ बना है? देखिए, यहाँ 2-3 चीज़ें हैं। पहला कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होती है। अभी बहुत इश्यूज़ हुआ था, कम से कम 8-10 महीने पहली बात है, कि देश में प्लास्टिक बैन करती थी। यूपी में तो खैर बैन की थी, जिसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया था। सिंगल यूज़ प्लास्टिक दोस्तों वो प्लास्टिक होती है जिसको अमूमन हम एक बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप सब्ज़ी लेने गए, सब्ज़ी वाले ने आपको सब्ज़ी दिया, वो जो प्लास्टिक, पतली सी प्लास्टिक होती है जो कि माइक्रोन में काउंट होती है। देखिए, यूनिट्स की माइक्रोन होती है। 0.5 माइक्रोन के आसपास था, कि अगर उससे नीचे होगी तो और पतली हो जाएगी, उससे होगी तो थोड़ा भारी हो जाती है। तो ये माना जाता है कि जो बहुत ही हल्की प्लास्टिक होती है उसको लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक उन्हें कहता है। जब आप सब्ज़ी लेने चले गए, छोटा मोटा कुछ आइटम ले लिया, तो आप उसको यूज़ करते हो तो बाद में फेंक देते हो, तो वो उससे कचरा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? जो प्लास्टिक थोड़ी भारी होती है, मोटी होती है, जैसे आपने कपड़ा खरीदने गए, आप कुछ आपने कपड़ा खरीद लिया, दुकानदार ने वो कपड़े दिए, तो जो आपको वो पॉलीथीन देता है वो थोड़ा सा हैवी होती है, तो उसको आप कई बार यूज़ करते हो, उसमें सामान रखते हो। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया था। उससे जो 0.5 माइक्रोन से ऊपर की थी उसको वो अलाउ था वो, ठीक है? अब दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो पहला एयरपोर्ट बना है जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करता है। तो 2 स्टेटमेंट आ रहे हैं यहाँ पे। पहला समझना है कि आपको सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है? और कौन सा हवाई अड्डा बना है, वो दिल्ली का जो हवाई अड्डा है, दिल्ली का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो पहला इंडिया का हवाई अड्डा बना है जो मुक्त है इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक से। तो 2-3 स्टेटमेंट बन रहा है, इसको समझिएगा, ठीक है? नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? इससे जाने से पहले ऑर्गेनिक फूड क्या होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जैविक भोजन देखिए, अमूमन आपको पता ही है कि जो एग्रीकल्चर होती है उसमें हम लोग पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइज़र होता है जिससे कि हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ सके, उर्वरकता बढ़ सके, तो कुछ अलग से केमिकल्स डाले जाते हैं, जो डिपेंड करता है ज़मीन के ऊपर कि ज़मीन में क्या कम है। अमूमन नाइट्रोजन, पोटेशियम, पोटाश, इस तरह की चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है? अच्छा, इसमें बारे में तो और थोड़ा ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको मोटा एग्जाम्पल दे दिया आपको। अच्छा, अब क्या होता है कि ये तो हो गया उर्वरकता बढ़ने की। फिर एक समस्या क्या आती है कि खरपतवार निकल आता है, तो खरपतवार को मारने के लिए इसमें वीडीसाइड डालते हैं, मतलब वीड्स कहते हैं ना, तो खरपतवार मारने के लिए तो केमिकल यूज़ किया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ कीड़े आते हैं, तो कीड़ों को मारने के लिए आपको पेस्टिसाइड यूज़ करते हो, ठीक है? अब ये सब जितना भी इस्तेमाल कर रहे हो, अमूमन क्या होता है, जितने भी केमिकल होते हैं वो प्लांट के अंदर चले आते हैं, और प्लांट के अंदर जाने के बाद ये हमारी जो इंसानों की फूड चेन होती है उसके अंदर आ जाते हैं, और इसको जब इंसान कोई फूड खाता है, कोई सब्जी खाते हैं, तो केमिकल हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, वहाँ पर ये दिक्कत करते हैं। तो अभी पिछले 10-15 साल से ये देखा गया है कि केमिकल
जो फर्टिलाइज़र है इसके खिलाफ एक मुहिम चली है और अब थोड़ा सा लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ स्विच हो रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड का क्या होता है, इसमें अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, न्यूट्रलाइट का एग्जांपल देता हूँ। एक एमवे में एक प्रोडक्ट आता है न्यूट्रलाइट आता है, और उनका क्या कॉन्सेप्ट है उससे समझ पाएंगे। उन्होंने ज़मीन खरीद ली, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने 1 एकड़ ज़मीन खरीद ली, तो 1 एकड़ ज़मीन में, ज़मीन पे वो खेती करेंगे, ठीक है, तो उससे पहले तो उसको 4-5 साल छोड़ देते हैं सही, जिससे कि सारा जो केमिकल है वो निकल जाए, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि कोई इधर उधर से पानी उसके अंदर ना आ पाए। ज़मीन को बिल्कुल नेचुरल तरीके से उसको अब डेवलप होने देते हैं। जो भी पेड़ पौधे लगते हैं, जो भी फल सब्जी उगाई जाती है, उसमें जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं या वीडिसाइड यूज़ करते हैं या फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, वो सब या तो गोबर से बना होगा या नेचुरल चीज़ से बनता है वो, ठीक है। तो कोई भी केमिकल आने नहीं देते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड का मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक पहला ऑर्गेनिक स्टेट हमारा बना है वो सिक्किम बना हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो। तो इसी के ऊपर बहुत इसको प्रमोट करने के लिए फूड फेस्टिवल बनाया गया, जो कि नई दिल्ली में होता है। नई दिल्ली में नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल बनाया गया है इसके अंदर, ठीक है। इसको इस पर थीम जो रखी है वो अनलीशिंग इंडियाज़ ऑर्गेनिक मार्केट पोटेंशियल। अनलीशिंग यानी को मतलब खोलना, ठीक है, अनलीशिंग इंडियाज़ ऑर्गेनिक मार्केट पोटेंशियल, इंडिया की जो ऑर्गेनिक मार्केट पोटेंशियल को बिल्कुल उसको खोल देना, जिससे कि वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सके, ठीक है। भारतीय कौशल संस्थान, भारतीय कौशल संस्थान हमारे जो गृह मंत्री हैं, ठीक है, और कौशल विकास और उद्यम मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से गुजरात के गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल IIS, भारतीय कौशल संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल IIS की डिजिटल आधारशिला रखी। डिजिटल आधारशिला का मतलब होता है कि दिल्ली में बैठ के उन्होंने वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि स्किल डेवलपमेंट में ध्यान देंगे, लोगों को ट्रेन करेंगे, तो लोगों को एरोस्पेस में, डिफेंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऑयल एंड गैस जैसे क्षेत्रों में वो ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। ऐसे IIT और IIM की तर्ज पे मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर में भारतीय कौशल संस्थान स्थापित करने की प्रयास किया रहा है। तो ये जानना जरूरी है। तो भारतीय कौशल संस्थान करता क्या है और दूसरा कहाँ कहाँ पर है, मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर और गांधीनगर में तो बनी रहा है वो, ठीक है। 4 जगह पे ये रखना है आपको, ट्रेन कर सके। स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत, स्किल इंडिया प्रोग्राम क्या होता है ये सब आपको जानना जरूरी है आपको, ठीक है। ऊर्जावान शहरों की सूची में हैदराबाद और बेंगलुरु शीर्ष पे। ऊर्जावान, देखिए इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे आता है, या इंडिया का जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट हुआ आज नहीं, आज से 15 साल 20 साल पहले आया। एक वक्त ऐसा आया था जब इंडिया में रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा आ गया था। उसमें क्या हुआ दोस्तों कि जो IT सेक्टर का बूम आया, अगर आप 2008 के मतलब रेसेशन से, यानी कि आर्थिक मंदी से पहले का वक्त देखते हैं, उस समय मैं स्टूडेंट हुआ करता था, बहुत भयंकर बूम था। हमारे देश 8, 9, 10% के ग्रोथ हो रहा है। IT सेक्टर ज़बरदस्त काम कर रहा है। IT सेक्टर ऐसा होता था कि कोई भी इंजीनियर जो 20-22 साल का होता था, 22 साल 23 साल का होता था, वो IT कंपनी में जाता था। IT कंपनी में वो 25,000 30,000 की सैलरी पाता था। अब कोई बंदा जो मुंबई में है, लड़का है 22-25 साल का, वो उसके पास 25,000 30,000 सैलरी मिल रही है, तो क्या करेगा? वो अच्छे कपड़े खरीदेगा, वो कार खरीदेगा, वो मूवी देखेगा, वो अच्छी जगह शॉपिंग करेगा, वो घर लेगा। तो जब उसके पास परचेसिंग पावर आई, एक 25-24 साल के लड़के के पास या लड़की के पास परचेसिंग पावर आई, तो उसने खरीदना शुरू किया। जब खरीदना शुरू किया तो डिमांड क्रिएट हुई। डिमांड क्रिएट होने से इंडिया की इकोनॉमी बूम किया, ठीक है। रियल एस्टेट जो उसने बूम किया वो बहुत है। आप देखो अलग अलग मॉल्स खुले, हर शहरों में मॉल खुलना शुरू हुए, तो मॉल कल्चर उस समय आया था। अच्छा, तो ऐसे ही जो शहर है, जैसे मुंबई था, बेंगलोर था, जहाँ पर नए टैलेंट आते हैं और नए टैलेंट जो नए लड़के हैं वो पैसा कमाते हैं, तो वो काफ़ी ऊर्जावान एनर्जेटिक होते हैं। तो उसके ऊपर एक वैश्विक संपत्ति सलाहकार JLL इंडिया द्वारा हाल ही में एक लिस्टिंग की गई, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और कॉमर्शियल क्षेत्र की रियल एस्टेट गतिविधियों के लिहाज से हैदराबाद दुनिया का सबसे ऊर्जावान शहर बना। मतलब अब हैदराबाद उभर रहा है। बेंगलोर से शिफ्ट होके जो हैदराबाद में कंपनीज जा रही हैं, क्योंकि हैदराबाद कंजेस्टेड हो गया है। हैदराबाद ऑलरेडी छोटा था, वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होने की, तो लोग अब हैदराबाद जा रहे हैं। साथ में वहाँ के चीफ मिनिस्टर द्वारा भी काफ़ी सपोर्ट किया गया। उन्होंने पर्सनली कंपनी को जाके उन्होंने बुलाया, हैदराबाद पे आइए। हमारे देश में, हमारे यूपी में तो भैया जाते ही नहीं है ना, वो किसी इतना पोटेंशियल है, लेकिन किसी को पड़ी नहीं है कि वो IT सेक्टर को डेवलप कर सके। किसी को नहीं पड़ी भाई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। ये सॉरी टू डिसरिस्पेक्ट देम, बट उनको चाहते ही नहीं है कि वो लोग हमारे देश, हमारे यूपी में कुछ आगे बढ़ा सकें। चाहे कोई पार्टी उठा लो आप, वो चाहते हैं कि बस वो हिंदू मुसलमान लड़ाई लड़ते रहें, वो जाति कार्ड खेलते रहें, बस यही काम करते रहें। और बाकी तो, और जब आदमी 40 साल की उम्र में है तब उसको सरकारी नौकरी मिले या प्राइवेट में वो 10-15 हज़ार रुपये कमा ले। खैर छोड़िए। अब हैदराबाद
का आपने देख लिया, हैदराबाद में नंबर 1 पे है, ये ऊर्जावान शहरों की सूची में फर्स्ट पे अपना हैदराबाद है, सेकंड पे अपना बेंगलोर है। खैर, भोपाल में खुला भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक। ई कचरा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आप, टीवी यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, यूज़ किया मोबाइल आपने नया खरीदा, उसे फेंकेंगे तो भैया वो ई कचरा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। आजकल सबसे ज़्यादा ये बड़ा दिक्कत हो रही है कि ये कचरे ना बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर रहे हैं। नए लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं, आप मोबाइल तो आप यूज़ करते हो, 6 महीना यूज़ किया उसके बाद फेंक दिया, तो इससे बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है ये। और ये बहुत बड़ी समस्या भी है, छोटी समस्या नहीं है। इसको रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसको अलग डिवाइड करना, और इससे रेडिएशन तक भी निकलने की आती है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं। तो ये कचरा के लिए एक क्लिनिक बनाया गया है भारत में, भोपाल में, और इसको प्रोसेसिंग किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। देश के सबसे सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो एक एनजीओ है, गैर सरकारी एनजीओ, ग्रीन पीस इंडिया, ठीक है। ग्रीन पीस इंडिया ने वार्षिक एरोपिक्लिप्स 4 रिपोर्ट जारी की है। यह राष्ट्रीय वायु निर्गमन कार्यक्रम NAMP और भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण का आकलन करती है। और टॉप 5 में पहली बात समझिएगा, ग्रीन पीस ने किया इसको, ठीक है। ग्रीन पीस मुंबई, शायद आई थिंक थोड़ा सा देखना पड़ेगा, या तो ये इंग्लैंड की है या तो जर्मनी की, फ्रांस की कंपनी है, ये एनजीओ है ग्रीन पीस, ठीक है। वो काफ़ी विवाद में रहती है क्योंकि बीच में हुआ क्या था, इसको बैन कर दिया गया था। इनको सरकार ने कहा था कि ये लोग थोड़ा सा एंटी इंडिया कैंपेन कर रहे हैं यार, कुछ ऐसी रिपोर्ट दिखा जिससे कि इंडिया की छवि खराब होगी। तो ग्रीन पीस वहाँ से आती है, थोड़ा देख लीजिएगा। ग्रीन पीस थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ कि कहाँ की है वो। अच्छा, तो ग्रीन पीस इंडिया, यानी कि इंडिया का जो उनका ऑफिस है, इंडिया के ऑफिस है ग्रीन पीस वाला, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है जिसमें ये बताया गया है कि जो झारखंड की एक शहर है झरिया जो है नंबर 1 सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। अब झरिया में देखिए खदानें होंगी, वहाँ पे माइनिंग होती है, तो वहाँ पे गैसेज निकलती हैं और अलग प्रोसेस, तो इस कारण झरिया बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। सेकंड नंबर पे झारखंड का धनबाद आता है, आपको ये पता है धनबाद काफ़ी ज़्यादा माइंस है वहाँ पर। तीसरे नंबर पर अपना सड्डा नोएडा आता है, फिर अपना गाजियाबाद भी आता है, उसके बाद जाके मोदी जी का गुजरात आता है जिसमें अहमदाबाद है वो, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग क्या है? देखिए, स्कॉच स्टेट जो है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस, एक रिपोर्ट आई है जिसको स्कॉन अवार्ड स्कॉच ग्रुप है ना, स्कॉन अवार्ड स्कॉच ग्रुप है, ये करता है। ये स्कॉच ग्रुप एक ग्रुप है, एक कंपनी है, ठीक है। ये लोग रिपोर्ट निकालते हैं और इस रैंकिंग में उन्होंने बोला है कि गुजरात राज्य जो है वो नंबर 1 पे है। किस पे? गवर्नेंस पे, ठीक है। गवर्नेंस के ऊपर ये नंबर 1 पे इसको बोला गया है, स्कॉच ग्रुप ने ये बोला है। गुजरात नंबर 1 है गवर्नेंस के ऊपर, ठीक है। और नंबर 2 पे उन्होंने महाराष्ट्र को रखा है, फिर पश्चिम बंगाल को, फिर आंध्रा को रखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और ये पुराना ग्रुप है, 1997 से इसका चल रहा है। एक तरह का थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब क्या होता है? इसमें एक से बढ़कर एक्सपर्ट्स होते हैं और वो सरकार को रिपोर्ट भेजते हैं। ये सरकार के लोग नहीं होते हैं, इसमें अलग अलग अपने फील्ड से जुड़े हुए लोग होते हैं और सब मिल के सरकार को पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में समझेंगे तो प्रेशर ग्रुप होते हैं। प्रेशर ग्रुप मतलब सरकार की पॉलिसी सरकार ने जो लेकर आए हैं, या तो उसको वो थोड़ा सा रिव्यू करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, या फिर सरकार को एक डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारी तरफ से ये चीज़ें हैं। तो सरकार उनकी रिपोर्ट को समझती है, पढ़ती है और फिर अपनी पॉलिसीज़ बनाती है। 27वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है 2019 वो केरल के तिरुवनंतपुरम में हुई है। केरल के तिरुवनंतपुरम में 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हुई है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। और इसका जो विषय है वो स्वच्छ, हरित और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार। स्वच्छ, हरित और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, ये है आपका थीम। चलिए, अटल रेसिडेंशियल स्कूल है, मतलब जो मज़दूर हैं, जो गरीब हैं, उन लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि आप लोग जो मज़दूर हैं उनके लिए हम एक स्कूल खोलेंगे जहाँ पर आप रह सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 18 मंडलों में 18 अटल आवासीय स्कूल खोलेंगे, मतलब हर मंडल में एक स्कूल खुलेगा। और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने इसका स्टार्टिंग भी कर दी है और इसमें अमूमन गरीब लोगों के बच्चे पढ़ेंगे उसको। और इनको एक जो नवोदय विद्यालय हमारा देश का है, वो काफ़ी सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है नवोदय विद्यालय, वो उसके तर्ज पे लेकर जाएंगे। सेंट्रल स्कूल, नवोदय विद्यालय, ये काफ़ी सक्सेसफुल रह चुके हैं। मैं खुद एक सेंट्रल स्कूल का एक प्रोडक्ट हूँ, तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, फालतू की पढ़ाई नहीं करते उसके अंदर। अच्छा, अब भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली सिटीज़ की अगर बात करते हैं तो भैया हमारा जो मल्लमपुरम है, मल्लापुरम जो है, जिसमें आता है मल्लमपुरम गोल्ड लोन, वो वाला मल्लमपुरम, ठीक है। तो वहाँ वो लोग जो हैं वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ हैं। मतलब कि वहाँ पे लोग जल्दी जल्दी आ रहे होंगे, बस रहे होंगे, और वहाँ पे कंपनीज़ आ रही होंगी, वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहा होगा, वहाँ पर मकान बन रहे होंगे, सड़कें बन रही होंगी, ठीक है। वहाँ पे
ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो नालियाँ होती हैं ये सब बहुत अच्छे तरीके से बन रहा होगा। तो एक और नगर निगम में लाया जा रहा होगा। तो बाकी शहरों में जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, जो भी ज़रूरत होती है फैसिलिटीज़, वो सब मलमपुरम में जल्दी जल्दी आ रहा होगा। और ये इसको नंबर 1 बोला गया है। और किसने बोला है इसका? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने बोला है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने मलमपुरम को बोला है कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है ये। मुक्ति कारवां क्या चीज़ है? देखिए, मुक्ति कारवां राजस्थान में स्टार्ट पहले तो समझिए कहाँ पर है। ये राजस्थान में है। राजस्थान में एक एनजीओ है, या कहें कि नोबेल प्राइज़ विनर जो हमारे जो कैलाश सत्यार्थी साहब हैं, उनकी जो फाउंडेशन है, ठीक है, चिल्ड्रन फाउंडेशन इसमें है। इन लोगों ने मिलकर, राजस्थान सरकार ने और कैलाश सत्यार्थी जिनको बाल मजदूरी के खिलाफ उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था, तो उसमें उनको नोबेल मिला। तो इन लोगों ने मिलकर जो लोग बच्चे हैं, जो बाल मजदूर बच्चे हैं, ठीक है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, ठीक है, उनका टॉर्चर होता है, मारपीट होती है, यौन शोषण होता है, उनका बंधुआ मजदूरी होती है, तो इन सबको इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है। तो इसको बोला है मुक्ति कारवां, ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम है। और इसमें देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए भट्टा है, ईंट बनाने का भट्टा है। अब वहाँ के लोग वो वहाँ पे जो बच्चे आते हैं उस पर काम कराते हैं उन लोगों को बड़ी मुश्किल। तो ये सब चीज़ें कि भाई वो लोग काम ना कराना, बच्चों से काम ना कराना, तो अवेयरनेस होना जरूरी है। सरकार कानून बना सकती है, कानून है, लेकिन जब तक अवेयरनेस नहीं होगी वो चीज़ हो नहीं पाएगी। तो इसके लिए कि मुक्ति कारवां बनाया गया है, राजस्थान में है ये। वधावन बंदरगाह, देखिए वधावन बंदरगाह जो है, मोदी जी ने क्या किया है कि महाराष्ट्र के दाहुनु में एक बंदरगाह बनेगा, पोर्ट बनेगा, जिसको हम बोलते हैं वधावन बंदरगाह, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा प्राइवेट टाइप का पोर्ट रहेगा, बंदरगाह रहेगा, जिसमें ज़मीन तो जो होगी वो लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत से जो उनका बंदरगाह होगा, बंदरगाह की जो ट्रिब्यूनल होगी उसके पास होगी, लेकिन जो मैनेजमेंट होगा, ज़मीन तो बंदरगाह के जो होगा उसके पास होगी, लेकिन जो मैनेजमेंट कर रहे होंगे, कौन सी चीज़ कहाँ जानी है, सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, ये सब जो है किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा। तो एक तरह का प्राइवेट बंदरगाह होगा, नया बंदरगाह है, इसको वधावन कहते हैं। और महाराष्ट्र के ये दहुनु जगह के पास है ये। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आ गया होगा। मैं धीरे धीरे करंट अफेयर्स बना रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा कि मैं लक्ष्य 2 पूरा ख़त्म कर दूँ मैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। आप लोगों को फिर से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग जाके लक्ष्य 2 खरीद लें, जिससे कि आप लोग ढंग से पढ़ सको। ये तो मैं फिर भी दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, लेकिन आप ढंग से पढ़ सको। बाकी क्रैश कोर्स है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैंने एक बुक लिस्ट की वीडियो बना रखा है, वो बुक्स परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो इस नंबर फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।